हेलो एवरीवन, स्वागत करते एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2023 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट्स का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हम लोग पहले प्रश्न की। देखिए, समझिएगा ध्यान से, हिस्ट्री अपने आप में काफी जटिल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसे रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि इसे समझ जाइए। और जो चीजें याद करने वाली है, जैसे कि ईस्वी हो गया या फिर कुछ नोटेबल पॉइंट्स है, कुछ संस्थाओं का नाम होगा, कुछ व्यक्तियों का नाम होगा, इन नामों को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। और आंसर राइटिंग जिस तरीके से मैं आपको करने के लिए बता रहा हूं, आपको एग्जाम में वैसे ही आंसर राइटिंग करना है। अगर आपने वैसा कर दिया तो निश्चित ही आपको बताता हूं कि 80% से एबव मार्क आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4, क्योंकि 3 क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ब्राह्मी लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से जरूर कवर कर लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग ब्राह्मी लिपि की, तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग आंसर में ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि जो है एक बहुत ही प्राचीन लिपि मानी जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूं आधुनिक युग में, तो आधुनिक युग में सन 1837 ईस्वी में इसे पहली बार पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया? तो आप कहोगे सर, पहली बार जो है इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, जिसका नाम था जेम्स प्रिसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिसेप। इसने आधुनिक युग में सन 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। यह जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि, जितनी भी भारत में लिपियां हैं उसमें से अधिकांश लिपियों की विकास का जननी माना जाता है। यानी कि यहीं से जो है भारत में अधिकांश लिपियां जो है, जो भी लिपियां हैं, वह यहीं से जन्म होती है। इसका प्रयोग जो है कहां देखा जाता है? तो सम्राट अशोक के लेखों में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ब्राह्मी लिपि जो है यह 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक अगर बात करें तो यह केवल और केवल एक ही रूप में मिलता था। लेकिन 350 ईसा पूर्व के बाद जो है इसका विभाजन होने को देखा गया। विभाजन इसका 2 भागों में हो गया। पहला था उत्तरी धारा और दूसरा क्या था? तो दूसरा था दक्षिणी धारा। इस धाराओं के अंतर्गत कुछ लिपियां विकसित होकर आई। वह कौन कौन सी लिपियां थी? तो देखिए, ब्राह्मी लिपि जो है इसकी उत्तरी धाराओं में कुछ लिपियां, जो कि कौन कौन सी लिपि थी? गुप्त लिपि थी। ये याद करने वाला पॉइंट है, जिसको मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ब्राह्मी लिपि के उत्तरी धारा में गुप्त लिपियों को रखा गया, कुटिल लिपि को रखा गया, शारदा लिपि को, और इसके साथ ही देवनागरी लिपि, जो कि हिंदी की सबसे प्रमुख लिपियां मानी जाती है। इन देवनागरी लिपि को भाई साहब क्या है, तो ये किसमें रखा गया? ब्राह्मी लिपि के उत्तरी धारा में रखा गया। इसके साथ साथ ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी धारा में तेलुगु लिपि को रखा गया, कन्नड़ लिपि को रखा गया, तमिल लिपि को रखा गया। इसके साथ कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि को कहां रखा गया? तो ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी धारा में रखा गया था। और एक और पॉइंट्स याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को कैसे लिखा जाता था? तो ब्राह्मी लिपि को जो लिखने की कला थी, वह बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता था। याद रखेंगे, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखा जाता था? तो बाईं दिशा से शुरू होकर दाईं दिशा की ओर लिखने का काम ब्राह्मी लिपि में किया जाता था। तो यह कुल बेसिक जानकारी थी। इतना ही जानकारी आपको शॉर्ट नोट्स में उपलब्ध कराना है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ध्यान से। देखिए, ब्राह्मी लिपि की बात करें तो यह काफी प्राचीन लिपि मानी जाती है, जिसे आधुनिक युग में 1837 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जेम्स प्रिंसेस के द्वारा क्या किया गया? तो पढ़ा गया। यह लिपि अधिकांश लिपियों की क्या मानी जाती है? भारत के अंतर्गत अधिकांश लिपियों की जननी मानी जाती है, जिसका प्रथम प्रयोग जो है सम्राट अशोक के अभिलेख में देखने को मिलता है। 5वीं सदी से लेकर, ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक जो है इसका एक ही भाग मिलता था। लेकिन इसके बाद जो है यह 2 भागों में विभाजित हो गया, उत्तरी और दक्षिणी धारा में। उत्तरी धारा के अंतर्गत कुछ लिपियों को रखा गया, जो कि गुप्त लिपि थी, कुटिल लिपि थी, शारदा और देवनागरी लिपि थी। दक्षिणी धारा में तेलुगु को रखा गया, कन्नड़ को, तमिल को, कलिंग को। इस तरीके से जो है कुछ लिपियों को दक्षिणी धारा में रखा गया और इस लिपि को बाएं से दाएं के दिशा में लिखा जाता था।